गरीब आदमी का एसी वाला पंखा। एक समय की बात है। एक गरीब आदमी राम नामक व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। वह कठिन मेहनती था, लेकिन उसे अपने परिवार को सहारा देने के लिए काफी पैसे कमाने में कठिनाई होती थी। एक दिन गर्मी की तापमान बेहद ज्यादा बढ़ गई और राम का परिवार पीड़ित हो रहा था। उसके पास एक एयर कंडीशन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपना खुद का बना ले। राम बाजार गया और कुछ बर्फ, एक पंखा और एक कपड़ा खरीदा। फिर वह घर चला गया और अपनी आविष्कार स्थापित की। उसने पंखे के सामने बर्फ रखी। उसने पंखे और बर्फ पर कपड़ा ढलाई। पंखा बर्फ से ठंडी हवा उड़ाता था और कपड़ा एक शीतल, ताजगी भरी हवा बनाती थी। राम के परिवार को उसकी आविष्कार से बहुत खुशी हुई। उन्हें अंततः गर्मी के दिनों में शीतल और सुखद रहने की क्षमता मिली। राम अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था कि उसने अपनी समस्या का समाधान निकालने की क्षमता दिखाई। उसे यह महसूस हुआ कि यदि वह गरीब है तो उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढने की क्षमता अवश्य है। राम की आविष्कार को गरीब आदमी का एसी वाला पंखा के नाम से पहचान मिली। यह एक सरल आविष्कार था, लेकिन यह राम और उसके परिवार के जीवन में बड़ा अंतर कर दिया। यह भी दिखाया कि यदि आप गरीब हो तो आप फिर भी संसाधनशील हो सकते हैं और अपने जीवन को सुधारने के तरीके ढूंढ सकते हैं। एक दिन शहर से एक धनी व्यक्ति राम के गांव आया। वे राम की आविष्कार पर प्रभावित हो गया और उसने राम से पूछा कि क्या वह उसे बेच सकता है। राम पहले झिझक था, लेकिन अंततः सहमत हो गया। धनी व्यक्ति ने राम को अपनी आविष्कार के लिए एक बड़ी राशि दी और राम ने इस पैसे का उपयोग अपने परिवार के जीवन को सुधारने के लिए किया। राम की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। यह दिखाती है कि हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम मेहनत करके और रचनात्मक बनकर उन्हें पार कर सकते हैं। राम की आविष्कार सरल है, लेकिन यह कई लोगों के जीवन में बड़ा अंतर लाने की क्षमता रखती है। हम सभी राम की कहानी से सीख सकते हैं और प्रेरित हो सकते हैं कि हम अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके उन समस्याओं का समाधान करें जो हमारे सामने आते हैं। वाराणसी नामक एक शहर में था एक जवान लड़का देव, जो अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उनकी थी 1 एकड़ की जमीन, जिसमें वह काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन अचानक से आए 2 सैनिक और देव को बिना उसकी कोई गलती कैद खाने ले गए। देव की माँ ने सैनिकों से बहुत भीख मांगा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उसको कैद खाना ले गए। देव की माँ अब बेसहारा बन गई, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था। इन सब की वजह से अब खेती का काम भी रुक गया। इसी तरह दिन बीत गए और सारा खेत सूख कर नष्ट हो गया। कमाने का उनका यही जरिया था और अब माँ के पास कोई खाना भी नहीं बचा। देव की माँ को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह अपने बेटे से बात करना चाहती थी, शायद वो उसको बताए कि वह क्या करे। देव की माँ गई एक गुरुजी के पास एक पत्र लिखने में उनकी मदद मांगने।
गुरुजी, मेरे बेटे को बंदी बनाया गया है बिना उसकी कोई गलती के। अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहा। कृपया आप देव के लिए मेरी तरफ से एक पत्र लिख दें। देव की माँ, आप जैसा चाहे मैं वैसा ही करूँगा। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने पत्र लिखा। और फिर देव की माँ उसको कैद खाना ले गई। दरवाजे पर पहरेदार ने माँ को रोका। कौन हो तुम? मैं ये पत्र अपने बेटे देव को देना चाहती हूँ। आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, इस पत्र को उस डिब्बे में डाल दो। देव की माँ ने वैसा ही किया और वहाँ से चली गई। कैद खाने पर जो भी खाना, पत्र या तोहफे आते थे, पहले पहरेदार उनको जांचते थे और तब ही कैदियों तक पहुँचाते। इसी तरह देव की माँ का पत्र भी पहले पहरेदार ने जांचा और फिर देव तक पहुँचाया। माँ का पत्र पढ़कर देव को बहुत बुरा लगा। वह सोच रहा था कि वह क्या करे जब उसके बाजू में एक और कैदी ने बोला, हे देव, तुम्हारे परिवार ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भाई, बस ये पत्र है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए मेरा मनपसंद केक भेजा है, पर इन पहरेदारों ने तो इनको पूरा खराब कर दिया। तो हमें जो भी मिलता है हर एक चीज की जांच होती है क्या? हाँ जी भाई साहब। देव को इस बारे में पता लगने के बाद उसने वापस अपनी माँ को एक पत्र लिखा। पहरेदार एक एक करके पत्र पढ़ते गए। जब एक पहरेदार ने बोला, हे, देखो इस पत्र में क्या लिखा है। क्या है, जरा दो इधर। पहरेदार ने फिर जोर से पत्र को पढ़ा। मैया, आप मेरी चिंता ना करें। बहुत साल पहले बापू ने हमारे खेत में एक मटका छुपाया था जिसमें बहुत सारा सोना और खजाना रखा है। आप उस मटके को खोद निकालो और फिर उस धन से आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, चलो भाई, जल्दी जाकर इस खजाने को ढूंढ निकाले। दोनों पहरेदार लालची बन गए और देव के खेत पर जाकर जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने पूरे 1 एकड़ की जमीन को खोद दिया और उनको कोई खजाने का मटका मिला ही नहीं। जल्द वे थक गए। क्या करे ये ना जानकर दोनों पहरेदार वापस कैद खाना चले गए। अगली सुबह जब देव की माँ जागी तो उसने देखा कि सारा जमीन जोता हुआ था और ताज़ी मिट्टी बाहर आई हुई थी। देव की माँ ने फिर से खेती बाड़ी का काम शुरू किया और अन्य बीज बोया। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगी और कुछ ही समय में उसने काफी पैसे जमा लिए, जिससे उसने अपने बेटे को जेल से रिहा करवा लिया। अगर मन से कोई चीज चाहिए होती है तो उसको पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। कई साल पहले तिरुनगर एक नगर में था पटेल, जिसके पास था एक साड़ी की दुकान। पटेल के पूर्वजों से ये कारोबार चलते आ रहा था और उसके पिताजी इस व्यापार का अत्यंत आदर करते थे। पटेल के बड़े होने के बाद उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी पटेल को सौंप दी। पटेल अपने पिता की बातों को अक्सर अनसुना करके केवल दुकान जाकर खाली बैठता था, बिना कुछ काम किए। एक दिन दुकान जाते समय रास्ते में पटेल ने अपने दोस्त पलंग को बुलेट की बाइक पर देखा। उस समय से पटेल भी बुलेट के सपने देखने लगा। वाह, काश मेरे पास भी बुलेट होती, मैं भी लाऊंगा और गली गली घूमूंगा। पर तभी पटेल को ये एहसास हुआ कि बुलेट खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे। निराश होकर वह दुकान पर बैठा रहा जब अचानक से उसको एक विचार आया। उसने अपनी दुकान के 3 कर्मी को बुलाया। अरे जरा बताओ, हमारे पास पूरे कितने साड़ियाँ हैं? साहब जी, हमारे पास शायद लगभग 50 साड़ियाँ होगी।
बस 50? मुझे कम से कम 150 साड़ियाँ बेचनी है। अब और 100 साड़ियाँ कहाँ से लाऊं? साहब जी, मेरा दोस्त एक थोक व्यापारी है। उसके पास एक साड़ी तकरीबन 100 से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगी। माल हमारे जितना अच्छा नहीं है, पर सस्ता तो है। अच्छा, एक काम करो, उसके पास जाओ और एक साड़ी 100 रुपये के दाम पर 100 साड़ियों को ले आओ। किसी को इस बारे में नहीं बताना, ठीक है? तो हमें फिर 10,000 रुपये की जरूरत है। आप पैसे दे दो तो हम माल ले आएंगे साहब। पटेल के पास 10,000 रुपये भी नहीं थे, तो वह अपने 50 साड़ियों को 1,000 के दाम में बेचने लगा। 15 दिन के अंदर उसने सारे साड़ियां बेच डाली और उन पैसों में से 10,000 निकालकर 100 और साड़ियां खरीद ले आया। पटेल ने अपनी दुकान को ऐसे सजाया जिससे लोग आकर्षित होकर उसके दुकान पर आने लगे। एक साड़ी 1,000 रुपये के दाम पर खरीदने लगे। 1,50,000 कमाने के बाद पटेल ने अपनी मनपसंद बुलेट खरीद ली। एक दिन पलंग और उसकी पत्नी मनीषा बाहर जा रहे थे। रास्ते में मनीषा ने एक आदमी को साइकिल पर साड़ियाँ ले जाते हुए देखा। साड़ी वाले को रोककर पूछा, भैया कितने में बेच रहे हो? 100 रुपये में एक साड़ी मैडम। अच्छा, जरा मुझे दिखाओ। साड़ियों को देखने के बाद दोनों पलंग और मनीषा हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुनिए जी, पिछली बार मैंने ऐसी ही साड़ी पटेल की दुकान से 1,000 रुपये में खरीदा था। हाँ, सही बोला तुमने, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कहकर पलंग और मनीषा ने साड़ी वाले को बाजार में लाया और सब लोगों को जमा किया। सुनिए सब लोग, मैंने ये साड़ी पटेल की दुकान पर 1,000 रुपये में खरीदा था और ये लड़का वही साड़ी 100 रुपये में बेच रहा है। ये तो धोखा हुआ। मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी हो, इसीलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ जमा किया है। ऐसा कहते हुए सारी भीड़ पटेल की दुकान की ओर चल पड़े। पटेल ने अपनी नई बुलेट के लिए पूजा करवाया और अपनी दुकान की ओर आया। दुकान के बाहर इतनी भीड़ जमा देखकर हैरान परेशान हो गया। 1,000 में एक साड़ी बेच रहे हो और ये एक पोछे के लायक भी नहीं है। तुमने 100 रुपयों की साड़ी को खरीदा और हम सबको 1,000 में बेच रहे हो। क्या ये ठीक है पटेल? सारी भीड़ पटेल के ऊपर टूट पड़ी और धमकी देने लगी कि अगर वो उनके पैसे वापस नहीं करेगा तो उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब पटेल के पिताजी को ये खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान पर आ गए। सुनिए भाइयों और बहनों, सुनिए, कृपया आप सब लोग क्षमा कर दे। आप सबको हमारी दुकान के बारे में कई सालों से पता है ना। जो मेरे बेटे ने किया वो बहुत गलत है। मैं आप सबको पैसे वापस लौटा दूंगा, क्षमा करें। ऐसा कहते हुए पटेल के पिता ने सबको एक एक करके पैसे लौटा दिए। सबसे छोटे बेटे हो, इसीलिए इतना लाड़ और प्यार से पाला है तुमको। तुम पर दुकान की जिम्मेदारी सौंपा ताकि तुम भी अपने भाइयों की तरह सफल बन जाओ, पर उल्टा तुमने मुझे ही शर्मिंदा किया। अगर मेरी एक भी बात मानते तो आज ये नौबत नहीं आती। उस दिन पटेल ने अपना सबक सीख लिया और ऐसी गलती दोबारा जिंदगी में नहीं दोहराया। एक लंबे समय पहले एक गांव में नारायणा और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। कीर्तना घर पे बादाम का दूध बनाती थी और नारायणा उस दूध को बड़े बड़े मटकों में डाल के उन्हें बेचता था। नारायणा बहुत ही लालची स्वभाव का था। वो हमेशा ये सोचता था कि वो सबसे ज्यादा खुश रहे।
नारायणा की पत्नी बहुत अच्छी बादाम दूध बनाती थी और इसी कारण सभी उसके पास आके पीते थे। अरे नारायणा, आज बादाम का दूध बढ़िया है। हाँ, तुम्हारे पास का दूध बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे सभी उसके बनाए हुए बादाम के दूध का अभिनंदन करते थे। संकेत नामक एक लड़के को बादाम दूध बहुत पसंद होने के कारण उसकी माँ से पैसे लेके हर रोज बादाम दूध पीता था। ऐसे ही एक दिन संकेत अपने माँ के पास पैसे लेके नारायणा के पास जाता है। अंकल, मुझे आज 3 गिलास बादाम दूध चाहिए। ठीक है बेटा। ऐसे संकेत के पास पैसे लेके उसे 3 गिलास बादाम का दूध देता है। संकेत खुशी से वो पी के चला जाता है। अगले दिन जब संकेत उसके माँ से पैसे मांगने जाता है, तब माँ, मुझे 50 रुपए दो ना। हाँ, 50 रुपए क्यों? बादाम दूध खरीदने माँ। हर रोज पीने के बावजूद और पीने का मन कर रहा है। आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल दूंगी। नहीं, मुझे आज ही पीना है, मुझे आप भी पैसे दो। संकेत, बात सुनो बेटा, कल मैं तुम्हें बादाम दूध पीने के लिए जरूर पैसे दूंगी। पैसे ना मिलने के कारण संकेत उसके घर से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ के रोता है। उसी रास्ते से गुजर रहे एक साधु बच्चे का रोना सुन के उसके पास जाते हैं। बेटा, कौन हो तुम? क्यों रो रहे हो? मेरी माँ ने मुझे बादाम दूध पीने के लिए पैसे नहीं दिए, इसीलिए रो रहा हूँ। रोना मत बेटा, आज से तुम जो चाहोगे वो होगा। ऐसी शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे सहारे किसी ने इसका सही उपयोग नहीं किया तो तुम ये शक्ति खो दोगे। ऐसे कह के वहाँ से साधु चले जाते हैं। मैं जहाँ बादाम दूध पीता हूँ, वहाँ का सारा दूध मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसे मांगते ही नारायणा के पास के सारा बादाम दूध संकेत के सामने प्रत्यक्ष होता है। उसकी आंखों के सामने उसका मनपसंद बादाम का दूध देख के संकेत शाम तक सारा दूध पी के खुशी से घर वापस लौटता है। लेकिन दूध कहाँ गया ये नारायणा को पता नहीं चलने के कारण वो दुखी होके घर लौटता है। अगले दिन भी जब वो बादाम का दूध लेके जाता है तो वहाँ से दूध गायब हो जाता है। उस कारण वो घबरा के ढूंढने लगता है, लेकिन शाम तक ढूंढने पर भी नहीं मिलता है और ऐसे ही दुखी होके घर के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे उसके मटके के जैसे कुछ दिखाई देता है और वो उसके पास जाता है। अरे, इन्हीं मटकों में तो मैं बादाम के दूध लेके बेचता हूँ। ये यहाँ कैसे आए और कौन लेके आया होगा? मुझे जानना ही होगा। ये सोचते सोचते वो सारी रात नहीं सो पाता है। नारायणा अगली सुबह उठ के हमेशा की तरह बादाम का दूध मटके में भर के बेचने चला जाता है, मगर थोड़ी ही देर में सारे मटके गायब होते देख सोच में पड़ जाता है। हाँ, अब भी दूध गायब हो गया। अगर मैं उस पेड़ के पास जाके देखूंगा तो शायद कुछ पता चलेगा। ऐसे सोचकर उस पेड़ की ओर चलता है। वहाँ उस पेड़ के नीचे संकेत को देख नारायणा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो उसके पास जाता है। तब संकेत दुकानदार को खुद उसके पास आते देख दंग रह जाता है। संकेत, तो तुम मेरे बादाम के दूध को गायब कर रहे हो? ऐसे पूछने पर संकेत डर के मारे चुप रहता है। तुमने ये सब कैसे किया? अगर तुम सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना ये बात सबको बता के इस सब का पैसे ले लूंगा। अगर मैं इस अंकल को सच नहीं बता दूंगा तो मेरी माँ को सब पता चल जाएगा। माँ मुझ पे गुस्सा करेगी कि इतने पैसे देने पड़ गए। ऐसे सोच के उस आदमी के जोर से पूछने पर सब सच बता देता है। ये लड़का तो बच्चा है, इसको पता भी नहीं है कि उसके पास क्या है। मैं इस लड़के को बादाम दूध देके
उस शक्ति का उपयोग करूंगा। इस गांव में सबसे बड़ा दुकान मेरा ही होना चाहिए और मुझे एक ऊंचे स्थान में रहना है। ऐसे मांगूंगा। तुम्हें मेरे पास का बादाम दूध अच्छा लगता है ना बेटा? तुम्हारे लिए मैं हर रोज मुफ्त में बादाम दूध दूंगा, पर मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा, ठीक है? आप कह रहे हैं कि मुफ्त में बादाम दूध देंगे ना, तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। इस गांव में सिर्फ मुझे बादाम के दूध बेचना है। इतना ही नहीं, मुझे एक बड़ा दुकान लगा के बादाम दूध को बेचना है। ऐसे मांगो। सांकेत साधु की बातें भूलकर नारायणा की बातें सुनकर वही मांगता है। उस कारण वो उस शक्ति को खो देता है। बहुत बार प्रयत्न करने के बावजूद कुछ नहीं होता है और इसीलिए वो दुखी हो जाता है। इतने में संकेत को साधु की बातें याद आती है और वही बात नारायणा को बताता है। तब नारायणा को उसकी गलती का एहसास होता है कि उसने कितना लालची स्वभाव से सोचा था। मेरे स्वार्थ और लालच की वजह से ही इस लड़की की शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाया। अब से मैं सभी की भलाई की प्रार्थना करूंगा। ऐसे फैसला करता है। संकेत, तुम्हारे मर्जी के अनुसार ही हर रोज मैं तुम्हें बादाम दूध दूंगा। यहाँ जो हुआ वो किसी को मत बताओ, ठीक है बेटा? जी अंकल। तब से नारायणा उसका स्वार्थी और लालची स्वभाव छोड़ के सबकी सहायता करते हुए संकेत को दिए वचन के अनुसार हर रोज बादाम का दूध देते हुए उन्हें बेच के पैसे कमा के खुशी से जीता है। बज्जी वाला, एक नया स्वाद का खजाना। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और नवाचारी व्यक्ति था। दिन भर में वह खेती करता और शाम को बाजार और गांव की सड़कों पर बज्जियों और स्ट्रीट फूड की दुकान लगाता था। वह न सिर्फ अपने खेत में खेती करता था, बल्कि वह स्ट्रीट फूड बेहद प्रतिभाशाली और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में भी महारत हासिल कर चुका था। जिस गांव में वह रहता था, वहां के लोग उनकी बज्जियों, भेलपुरी, टमाटर बज्जियों और कई अन्य वस्तुओं के दीवाने थे। उनके व्यंजनों के खास स्वाद ने गांव वालों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। उन्होंने बज्जियों को विशेष तरीके से तैयार किया और उन्हें हर एक बज्जी पर चटनी, कटे हुए प्याज और हरी धनिया से सजाकर उन्हें और भी स्वादिष्ट बना दिया। लोग बज्जियों के खास स्वाद के दीवाने बन गए और उन्हें रोजाना खरीदने आने लगे। व्यापारी की यह महानता थी कि उन्होंने हमेशा अपने मेनू में कुछ नया और खास प्रकार के विशेष व्यंजन रखा था। रोज कुछ नया पेश करने से लोगों का ध्यान उन्हें खरीदने की ओर जाता और लोग खुशी खुशी उनकी विशेष वस्तुएं खरीदते। इसी तरीके से उन्होंने दुकान में महीने के सबसे कम से कम 2 नए व्यंजन बेचने का नियम बना दिया। यह नया और फ्रेश खाने का मेनू उनके ग्राहकों को अधिक खुश रखता था और वे रोज उनके दुकान में आने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उनके संक्षिप्त मेनू से ऊब गए। उन्हें नए वस्तुओं की तलाश थी और वे चाहते थे कि वह हर रोज नए स्वाद और नए विचार के साथ उन्हें सबको खुश कर सके। लोग भी अधिक विकल्पों की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मेनू में सब कुछ खुद संभाल रखा था और उन्हें इसमें बदलाव लाने के लिए एक नया तरीका ढूंढने की जरूरत थी। एक दिन जब उन्होंने अपनी खेती करते हुए और बज्जियों को तैयार करते हुए अपनी दुकान के बारे में सोचने लगे, उन्हें एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि वे बज्जियों को अपनी खासता और महानता से सजाकर नए स्वाद का संदेश पहुंचा सकते हैं। उन्होंने अपनी सभी बज्जियों को लेकर घर आए। बज्जियों को विभिन्न रंगों के खाद्य रंग से ढका गया और वे सभी गोल्डन बज्जियों के रूप में दिख रहे थे। उन्होंने अपने नए खास स्वादिष्ट बज्जियों को व्यापार में शामिल कर दिया। इस नए अद्भुत स्वर्णिम बज्जियों के स्वाद और देखने में खूबसूरतता ने लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें इन्हें खरीदने के लिए प्रेरित किया।
धीरे धीरे व्यापार को वापस प्राप्त करने में उन्हें सफलता मिली और वे अब नए खास व्यंजन और स्वादिष्ट बज्जियों के साथ दिन भर बज्जियों और स्ट्रीट फूड की बिक्री करते थे। उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए एक संघर्ष करते रहे, लेकिन आज उन्हें उस समय का ख्याल रहता है। इसके साथ ही वह रोजाना अपने दुकान की सजावट भी बदल देते थे। वह दुकान की सजावट को और भी खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए पौधों, फूलों और रंग बिरंगे पतंगों से सजाते थे। लोग उनकी दुकान को खुशनुमा और आकर्षक बने देखकर उसके प्रति और भी प्रसन्न हो जाते थे और वे उनकी बज्जियों की खरीदारी करने के लिए और उत्सुक हो जाते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने दुकान के सामने एक सुझाव बॉक्स भी रखा था। वह यह सुझाव बॉक्स अपने ग्राहकों के लिए रखते थे ताकि लोग अपने मनपसंद व्यंजन का सुझाव दे सके और उन्हें उसको ध्यान में रखकर अपने व्यापार को और भी आगे बढ़ा सके। धीरे धीरे बज्जी वाला विचारों और सुझावों के द्वारा उनके व्यापार को और भी समृद्ध करने में सफल रहे। वह अब लोगों के मनपसंद व्यंजन और अद्भुत रंगीन बज्जियों के साथ साथ दिन भर बज्जियों और स्ट्रीट फूड की बिक्री करते थे। उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए एक संघर्ष करते रहे, लेकिन आज उन्हें उस समय का ख्याल रहता है जब उन्हें सब कुछ खो देने का खतरा था और उन्होंने सोचा था कि अपनी विशिष्टता का मान रखते हुए अच्छे समय में व्यापार को चलाने का प्रयास करना चाहिए। एक लंबे समय पहले एक गांव में जगन और सरस्वती नामक पति पत्नी रहते थे। उनका ऋत्विक नामक एक होशियार बच्चा भी था। उनके खुद का एक होटल भी था। वहाँ हर रोज स्वादिष्ट और अच्छा सुगंध आने वाला बज्जी बना के बेचते थे। ऋत्विक भी पढ़ते हुए उसके माँ बाप का मदद करता था। हमेशा की तरह जगन बज्जी बना के बेचने लगता है। आलू बज्जी, मिर्ची बज्जी, ऑनियन बज्जी, आइए बाबू आइए, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उस रास्ते में जाते हुए लोग सारे उस सुगंध की वजह से बज्जियां खरीद के जाते थे। ऋत्विक होटल में अपने माँ बाप की सहायता करने के बाद अपनी माँ को बता के कुछ बज्जियां अपने दोस्तों को खिलाने अपने साथ लेके खेलने चला जाता था। ऐसे उस दिन ऋत्विक हर रोज की तरह उसका काम खत्म करके होटल में से कुछ बज्जियां लेके अपनी माँ को बोल के निकल पड़ा। बच्चियां लेके जाने पर भी माँ इसीलिए कुछ नहीं कह रही है क्योंकि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ इसीलिए उनकी मदद कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों के लिए काम करना ही पड़ेगा। ऐसे सोच के बच्चियों को लेके अपने दोस्तों के पास जाता है। मैंने ये बज्जियां आप सबके लिए लाया है, लेके खाओ। ऋत्विक, हमें ये बज्जियां नहीं चाहिए। क्यों? बज्जियां क्यों नहीं चाहिए? तुम हर रोज बज्जियां के सिवा कुछ नहीं लाते हो। रोज रोज ये खा के अब हम पक गए। हाँ यार, अब से तुम बज्जियां लाना बंद करो और हमारे साथ खेलने भी मत आओ। ऐसे मत कहो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा, तो फिर तुम्हें हम सब के लिए आइसक्रीम खरीद के लाना होगा। मंजूर है? तुम लोगों को आइसक्रीम खरीदने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। मेरे पापा भी मुझे उतने पैसे नहीं देंगे। कुछ और पूछो, मैं करूंगा। तुम इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने पापा से पैसे पूछना पड़ेगा ना? हाँ, उनसे बिना पूछे पैसे लेने का मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम पक्का करोगे तो ही बोलूंगा। तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या है वो उपाय? तुम्हारे होटल में खाने बहुत लोग आते हैं। उस समय में तुम्हारे माँ बाप काम में व्यस्त रहते हैं, तो तब तुम जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लेके आ जाओ। किसी को तुम पे शक ही नहीं होगा। कोई ये भी नहीं जान पाएगा कि पैसे गायब भी हुए। हाँ, ये भी सच है। कल मैं पक्का तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। ऐसे अपने दोस्तों को कह के खुशी खुशी घर चला जाता है। अगले दिन जब उसके माँ बाप काम में लगे हुए थे, ऋत्विक किसी को दिखे बिना चुपके से पैसे लेके अपने दोस्तों के पास चले जाता है। मैंने कहा था ना कि तुम सबको मैं आज आइसक्रीम खिलाऊंगा।
चलो जाके खाएंगे। ऐसे वो उसके दोस्तों को लेके आइसक्रीम बेचने वाले के पास जाता है और सबको आइसक्रीम खिलाता है। कल क्या चाहिए बोलो, मैं खरीदूंगा। कल तुम जो कहो वही चाहिए हमें। ठीक है, कल मैं तुम लोगों को मेरा मनपसंद खाना खिलाऊंगा। ऐसे कहकर वो घर चला जाता है। रात में सोए बिना अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहता है। कल मुझे अपने दोस्तों को कुछ अनपेक्षित खिलाना होगा, मतलब मुझे कल और पैसे लेके जाना होगा। ऐसे ऋत्विक अपने दोस्तों के कहा मान के हर रोज अपने माँ बाप को बताए बिना उनके मनपसंद चीजें खरीद के देता था। आखिर में ये उसका एक बुरी आदत बन चुका था। हर रोज की तरह जब एक दिन ऋत्विक उसके माँ बाप के काम करते वक्त पैसे लेने गया था तो उसकी माँ उसे देखती है। ऋत्विक, यहाँ आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं माँ। सच कहो, मैंने तुम्हें पैसे लेते हुए देखा। ऐसे बिना पूछे पैसे लेना गलत है। क्या तुम्हें नहीं पता तुम अब पैसे भी चोरी करना सीख गए? माँ, मुझे माफ करो, मैंने अपने दोस्तों के लिए ये सब किया है। आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगा। पहली बार है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। आइंदा ऐसे करोगे तो चुप नहीं रहूंगी। जी माँ। लेकिन उसकी माँ ये सोच में पड़ के दुखी होती है कि उसके बेटे को ये बुरी आदत आया कैसे। उसकी माँ को जब ऋत्विक ने ऐसे देखा तो वो तुरंत बदल गया। अपने दोस्तों के पास जाना बंद कर दिया। हर रोज अच्छे से पढ़ के अपने माँ बाप की मदद करते हुए रहता था। ऐसे कुछ दिनों बाद अचानक पैसों की पेटी में पैसे नहीं दिख रहे थे। उससे उसकी माँ को ऋत्विक पे ही शक आता है और जो कुछ भी उससे पहले हुआ उसके पति को बताती है। तब जगन और सरस्वती दोनों ऋत्विक के पास जाके पूछते हैं, ऋत्विक, पैसों की पेटी में पैसे नहीं हैं, तुमने ही लिया है ना? माँ, जब से तुमने बोला तब से मैंने चोरी करना बंद ही कर दिया। मेरे दोस्तों के पास भी जाना बंद कर दिया। मुझे उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, अगर तुमने उस पेटी से पैसे लिए हैं तो कह दो हमें, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमने नहीं लिया तो पेटी से पैसे कैसे गायब हुए? किसने निकाला होगा? सच कहो ऋत्विक। माँ, मुझे सच में नहीं पता है कि पैसे कहाँ गए। इससे पहले मेरा पैसे लेना सच ही है, मगर मैंने वो सब बंद कर दिया। अब तो मैंने नहीं लिया। जब से पैसे खो गए तब से जगन और सरस्वती बहुत ध्यान से सब पे नजर रख के काम करने लगे। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। कुछ दिन पहले एक होटल से बहुत आसानी से पैसे चोरी कर लिया था मैंने। वापस वही जाके पैसे लेके आऊंगा। ये फैसला करके वापस उस होटल को जाता है। बच्चियां खाके पैसे देने का नाटक कर रहा था और कोई ना देखने के समय में पैसे चोरी करने वाला था जब जगन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। इतने उम्र के आदमी होके भी मेहनत किए बिना पैसे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? इससे पहले भी तुमने यहाँ चोरी किया था ना? वो चोर पिटने के डर से सच बोल देता है। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे कभी नहीं होगा, मेहनत से ही काम करूंगा। चोर को उसकी गलती का एहसास होने पर जगन उसे माफ कर देता है। ऋत्विक पे उसकी गलती के बिना शक करने के लिए उसके माँ बाप दुखी होते हैं। आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो माँ? उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के बिना शक किया और आज तुम्हारे पापा ने असली चोर को पकड़ा है। मुझे तुम पे शक नहीं करना था बेटा। मुझ पर शक करने की वजह तो भी मैं ही हूँ ना माँ। अगर मैं वो नहीं करता तो आपको मुझ पे शक नहीं होता। आपने मुझे मेरी गलती समझाया, इसलिए मैंने वो करना छोड़ दिया, वरना मैं शायद बड़े होके भी यही करता। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा माँ। तब से जगन होटल में सावधान रह के काम करने लगा। अलग प्रकार के बच्चियां बनाना शुरू करके उन्हें बेच के खुशी से जीने लगा। उनका व्यापार भी अच्छा चलने पर सभी खुश थे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती चाहे एक ही बार किया हो, लोगों से भूला नहीं जाता। इसीलिए गलती पहली ही बार नहीं करना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। एक लंबे समय पहले एक गांव में हेमंत और शारदा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका रितिका नामक एक सुंदर सी बेटी भी थी। हेमंत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो जो भी मांगती थी हेमंत उसे देता था। रितिका को पेड़ पौधे उगाना बहुत पसंद था। हेमंत खेती करते हुए आए पैसों से अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन
जब ऋतिका पाठशाला से वापस आ रही थी, उसे रास्ते में एक आदमी आम के पौधों को बेचते हुए नजर आता है। मेरे घर के पास बहुत सारा खाली जगह है, इन पौधों को लेके वहाँ उगा सकती हूँ। ऐसे सोचकर वो उस आदमी के पास जाती है। अंकल, आपके पास मौजूद सारे अलग अलग पौधों में से एक एक प्रकार मुझे दे दीजिए ना। इतने प्रकार के आम के पौधों के साथ तुम क्या करोगे बेटी? मेरे घर के पास खाली जगह है, वहाँ इन्हें उगाऊंगी। ठीक है बेटी। ऐसे वो उस आदमी के पास के सारे प्रकार का एक एक पौधा लेके जाती है। ऋतिका उन पौधों को लेके अपने घर के पास लगाती है। एक दिन हेमंत उस खाली प्रदेश में मौजूद आम के पौधों को देखता है। अरे, इस खाली स्थान में पौधे कहाँ से आए? अगर ये पौधे पेड़ बन गए तो उनके जड़ों के वजह से ये घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। कभी ना कभी मुझे इस स्थान में एक घर बनाना ही होगा। ये फैसला करके उन पौधों को निकालने ही जाता है जब उसकी बेटी ऋतिका वहाँ आके देखती है। पापा, आप उन पौधों को क्या कर रहे हो? इस स्थान में एक बड़ा घर बनाना है ना बेटा। ये पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्हें अभी निकाल दे रहा हूँ। पापा, आपको तो पता है ना कि मुझे पौधे उगाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अध्यापक भी कहती है कि पौधे उगाना अच्छी आदत है, और इतना ही नहीं, पौधों से हमें ताजा ऑक्सीजन भी मिलता है। मुझे इस खाली स्थान में पौधों को उगाना है, मेरे लिए इन्हें रहने दीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कैसे ना करूँगा। तुम्हारे लिए इन पौधों को नहीं निकालूंगा, ठीक है? ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। तब से ऋतिका उन पौधों को ध्यान से पानी डाल के उनका ख्याल रखती है। कुछ सालों बाद वो पौधे बड़े आम के पेड़ बन जाते हैं और बहुत सारे आम देते हैं। ये देख ऋतिका बहुत खुश होती है। अरे वाह, बहुत आम आए हैं, और वो भी इतने प्रकार के। बाहर खरीदने की जरूरत भी नहीं है। उसी साल में हेमंत की खेती में पानी ना रहने के कारण फसल नहीं आता है, और उसे समझ नहीं आता है कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएगा, और इस सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हो? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लिया हुआ कर्ज कैसे चुकाऊंगा। ऋतिका उसके माँ बाप की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। मैंने जिन पौधों को उगाया है उन पे बहुत आम आए हैं, अगर उनको बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। मुझे ये बात पापा को बताना है। पापा, आप निराश मत होना। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एक योजना आया है। क्या कह रही हो बेटी? पापा, आप पहले मेरी बात तो सुनिए, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, बोलो बेटी। पापा, क्या आपने देखा कि हमारे आम के पेड़ों पे कितने आम उगे हैं? पता नहीं बेटा, मैंने देखा ही नहीं। वैसे इस समय में आम के बारे में क्यों बात कर रही हो? एक बार सोचिए तो पापा, उन आम को अगर आप बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोच है बेटी। मुझे तो उन पेड़ों के बारे में याद ही नहीं आया। बसंत का मौसम होने के कारण ये सोच के ज्यादा पैसे देंगे कि आम जल्दी आ गए, इससे हमारा कर्ज भी चुका सकता हूँ। ऐसे खुशी से कहता है। अगले दिन सुबह हेमंत उन पेड़ों के पास जाकर सारे आम को इकट्ठा करता है, एक बंडी पे लगा के बेचने लगता है। आम आम, मीठे आम, नारियल आम, बंगिनपल्ली आम, चित्तूर के आम, नूजीवीडू के आम, नीलम के आम, ऐसे अलग अलग प्रकार के आम को मैं आपके घर के पास लाया हूँ। लीजिए लीजिए। बसंत के मौसम में इतने प्रकार के आम आने पर सभी ये सुनकर आम खरीदने आते हैं। बाबू, 1 डजन बंगिनपल्ली के आम का क्या दाम है? डजन आम 120 के है जी। ठीक है, 1 डजन दे दो। ऐसे उसके सोच के अनुसार ही जितना भी दाम हो लोग उससे खरीदते हैं। उसके पास के सारे आम बिक जाने पर वो खुशी खुशी घर लौटता है। घर जाते ही आम बेचने से आए हुए पैसों की गिनती करता है। इस साल मेरे खेती में नुकसान आने के बावजूद मेरी बेटी की एक अच्छी आदत की वजह से आज मेरे पास पैसे हैं। ऋतिका, ऋतिका,
जी पापा, क्या आपने उन आम को बेच दिया? सारे आम बिक गए बेटी, और आज अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो वो सिर्फ तुम्हारे वजह से। उस दिन मैंने हमारे घर के लिए उन पौधों को निकालना चाहता था, अगर रुक गया तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज हमें इस कठिन परिस्थिति से तुम्हारे आम के पेड़ ही बचाए हैं। अब मैं बाकी के आम भी बेचूंगा। ऐसे वो सारे आम बेच के आए हुए पैसों से एक नया आम का दुकान लगाता है। वहाँ आम बेचते हुए परिवार के साथ खुशी से रहता है। हमारा नया वीडियो कल रिलीज होगा। इसे दूसरों से पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इसे रिश्तेदारों और परिवार को भेजकर खुशियां साझा करें।